देश के लिए एक मिसाल बना कि सरकार अगर चाहे तो शिक्षा अच्छा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस का मॉडल है, उस मॉडल को देश ने माना। उनके साथ जो व्यवहार किया, जिस तरह से रोकने की साजिश करी, ख़त्म करने की साजिश करी, से बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं थी। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जहाँ से शुरुआत किए थे, प्रधानमंत्री 2014 का उनका चुनावी भाषण याद कीजिए, या जीतने के बाद उन्होंने कहा था, मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास। लेकिन पिछले 12 साल में हमने ये देखा कि साथ तो सबका ले लिया गया, लेकिन विकास कुछ एक लोगों का हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तो फिर सबको जो आपने जो कहा था उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था टीम इंडिया, लेकिन 12 साल में हमने ये देखा कि एक एक कर जो स्टार परफॉर्मर थे उन्हीं को साइडलाइन कर दिया, और इसका नुकसान फिर देश को होगा। मसलन अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, अगर ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाता तो पूरे देश की शिक्षा अच्छी हो जाती, पूरे देश के स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाती, तो बाबा साहब के अम्बेडकर के सपने को हम पूरा कर पाते और देश आगे बढ़ता। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि अगर इस देश को नंबर 1 देश बनाना है तो आपको क्वालिटी शिक्षा हर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ जो व्यवहार किया, जिस तरह से रोकने की साजिश करी, ख़त्म करने की साजिश करी, से बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं थी, इससे देश कमज़ोर होता है। और आपने जो टीम इंडिया की बात कही थी, वो जो कथनी और करनी फिर फ़र्क दिखता है। तो अगर आपको इस देश को आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल एक टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा। और जो चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके साथ आप लेकर चलते हैं, अपनी राजनीति से ऊपर उठ कर के मिल कर के काम करते हैं, तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ता है। तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स है, आप अपनी राजनीतिक हित के लिए जो नफ़रत समाज में बढ़ रहे हैं, इससे सब नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नफ़रत की राजनीति से ऊपर उठ कर के आदमी तक का भला या कल्याण कैसे होगा, मुझे लगता है कि उस पे अगर काम किया जाए तो देश आगे बढ़ेगा। देखिए, ये सच पूछिए तो दिल्ली की जनता के लिए ये 12 महीने 10 महीने ट्रॉमेटिक रहा है। ट्रॉमेटिक इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उम्मीदें, सपने दिखाए थे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जन कल्याणकारी योजनाएं चलते रहेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी तो ये जो आपसी संघर्ष होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार का, वो बंद हो जाएगा और विकास के काम होंगे। और कुछ ऐसे बड़े वादे, जिस वादों को लोगों ने सच मानकर वोट कर दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही उन सपनों को तोड़ा गया। अब याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2500 रुपये यहाँ महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो जाएगा, पहले महीने में मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 10 महीने हो गए, वो तो नहीं आया। प्रधानमंत्री कह के गए थे कि वो सिलेंडर मिलेगा दिवाली पे, होली पे 500 रुपये के सिलेंडर मिलेंगे, नहीं मिल पाए। आप देखिए कि जितने अरविंद केजरीवाल जी के जन कल्याणकारी योजनाएं थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया गया। स्कूल की हालात देख ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में जाकर ट्रेन किया गया। पहले क्या होता था, या अन्य राज्यों में क्या होता है कि टीचर्स को पढ़ाई के सिवाय बाकी सब काम में लगाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष जी ने कहा नहीं, टीचर का काम पढ़ाना है तो पढ़ाई करेंगे। और आज देखिए कि फिर उन्हीं टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्ट्रीट डॉग को, बेसहारा कुत्तों को गिनने में लगा दिया गया है। वो तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी दिखाता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो IIT से था, पढ़ा लिखा था, तो उसका गवर्नेंस कैसा था, और आज जो मुख्यमंत्री हैं उनके गवर्नेंस के तरीके क्या हैं। कि अरविंद केजरीवाल टीचर्स को विदेश भेजते थे, ये टीचर्स को कुत्ते गिनने में लगा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में आते थे। आज फिर सरकारी स्कूल से बच्चे जिनकी क्षमता है वो नाम कटाकर प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो शिक्षा का बदहाली किया। अभी देखिए एक आदेश आया कि पिंक टिकट जो महिलाओं को मिलती थी केवल दिल्ली में उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड है। अब ये तो दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं। वो लड़कियों के लिए कितनी बड़ी सुविधा थी। या बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो बिहार से यूपी से काम करने आती हैं, वो आधार कार्ड अपना वहाँ रखती हैं, वो बेचारी काम करने आती हैं। तो ये सरकार गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है सरकार है? तो आप उसको तो वंचित कर रहे हो। और फिर इसमें एक बड़ा करप्शन का भी एंगल है। तो मुझे ये लगता है कि गरीबों से बदला ले रही है। आज जिस तरह से झुग्गियों को कहा गया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान हो जाएगा, सारी सुविधाएं देंगे, आज देखिए इस ठंड में भी झुग्गी तोड़े जा रहे हैं, उनको सड़कों पर लाया जा रहा है। कहाँ प्रधानमंत्री कहते थे बेघर को घर देंगे, जिसका घर था उसको बेघर कर दिया। तो इस 10 महीने में दिल्ली की जनता परेशान रही है। हमारी कोशिश रही है कि हम विपक्ष में होने के नाते उन सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएं, उन सरकार को जगाएं, उन सरकार को याद दिलाएं जिनकी मेमोरी ख़त्म हो गई है। उन्होंने 2025 फरवरी से पहले दिल्ली की जनता से क्या वादा किया था। तो हम लगातार याद दिला रहे हैं और तब तक याद दिलाते रहेंगे जब तक या तो ये करें नहीं या फिर रहें नहीं। बिल्कुल, अब देखिए नाम बदलने से तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाएंगी, या नाम बदल के भी चला देते। हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक 7 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए। तुम कुछ भी नाम रख लो, लेकिन कम से कम उसको चलाओ तो। लेकिन अब तुम चला नहीं रहे। तुम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी उससे तुम वंचित कर रहे हो। अगर नाम बदलने से हो जाता, दिल्ली में बड़ा प्रदूषण है, तुम नाम शिमला रख दो, क्या प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा? तो नाम बदलने से समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, आपको काम करने से समस्याएं ख़त्म होंगी। तो ये केवल लोगों को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए या इनकी नाकामयाबी की चर्चाएं ना हो तो कुछ ही तिक्रम करते रहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, सब समझती है। अब देखिए ये कितनी नासमझ और निकम्मी सरकार है। जब तक हमारी सरकार थी हम दिवाली में भी क्रैकर्स नहीं, पटाखे नहीं छोड़ने देते। कारण ये था कि इससे प्रदूषण बढ़ता है। अब ये चूंकि लोगों को गुमराह करके आए हैं तो पटाखे को धर्म से जोड़ दिया और फिर उसका नुकसान दिल्ली की जनता को, उन बुजुर्गों को हुआ जो अस्थमा के पेशेंट थे, दमा के पेशेंट थे। और उसके बाद से जो प्रदूषण बढ़ा, इस बार का एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 10 साल का सबसे पॉल्यूटेड मंथ जो है दिल्ली में इस बार का दिसंबर रहा है। इतनी पॉल्यूशन कभी नहीं रही। लेकिन इसको दूर करने के कोई तरीके नहीं अपना रहे। भाई हम कोशिश तो करते थे ना, हम और इवेंट करते थे, लगातार स्प्रिंकलिंग करते थे, डस्टिंग करते थे, बहुत सारे और भी हमने स्टेप लिए जिससे कि प्रदूषण कम हो जाए। हमने सीवर पूरे दिल्ली में बिछाया, हमने 24 आवर बिजली दिया ताकि जनरेटर से छुट्टी मिले, हमने ई व्हीकल पॉलिसी लेकर के आए, हमने पूरे एक बजट को ही हमने ग्रीन बजट बनाया। तो आपको कोशिश करना है। अब इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो दिसंबर और नवंबर या जनवरी में जो प्रदूषण होता है उससे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और साफ हवा में सांस लेंगे। लोगों को लाज संभव है, लोगों को इसलिए लगा संभव है कि चलो हम दिल्ली में कर रहे हैं पर एनसीआर में तो नहीं कर पा रहे हैं ना। लोगों को लगा कि हरियाणा में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, तो कर तो सकते हैं ये। लोगों ने वोट कर दिया। लेकिन देखिए आज दिल्ली एनसीआर में जितने थर्मल प्लांट हैं आज चल रहे हैं, जितनी ईंट की भट्टी है चल रही है, सीमेंट मिक्सिंग प्लांट चल रहे हैं। दिल्ली में हज़ारों सड़कें आज इसलिए अधूरी पूरी पड़ी हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पे सड़क का काम नहीं हो रहा है। तो इनके नकारापन का परिणाम ये हुआ कि आज दिल्ली का ये दिसंबर सबसे प्रदूषित महीना रहा। तो आज कम से कम कुछ करो, करते हुए दिखो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है और उसका नुकसान फिर दिल्ली की जनता को हो रहा है और इसीलिए दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि ये जितनी बात कह के आए थे वो सारी चुनौतियाँ थी। इन्होंने कहा था कि भाई हम यमुना का प्रदूषण साफ़ कर देंगे और याद होगा कि जीतते ही एक मशीन पहले की मशीन को चला करके वीडियो बनाया
और मीडिया में खूब चला कि वॉर्ड लेवल पे काम हो रहा है, अब तो 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज पर्यावरण मंत्री ये कह रहे हैं कि यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते। और ये इतने कन्फ्यूज लोग हैं, यही लोग हैं 2 महीना पहले कहते यमुना एकदम साफ हो गया जी, डुबकी लगा। आचमन कर, बीजेपी के नेता आचमन कर रहे थे। अब बताइए पर्यावरण मंत्री तब अपने लोगों को रोकना चाहिए था ना। कितने लोग बीमार पड़े होंगे जो इनके बहकावे में आकर के यमुना में आचमन कर लिया होगा, यमुना में जाकर के नहाया होगा, वो सब बीमार पड़े होंगे। क्योंकि तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं बिल्कुल आप भी मत जाइए, हम भी नहीं जाएंगे, यमुना नहाने लायक नहीं है। तो ये इतने कन्फ्यूज लोग हैं ये कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। भुगत दिल्ली की जनता रही है। तो मुझे लगता है कि यमुना का प्रदूषण साफ होना था, नहीं हो पाया। एयर पॉल्यूशन साफ होना था, नहीं हो पाया। इन्होंने कहा था कि लोगों को बरसात में इस बार वाटर लॉगिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। 56 लोग मरे हैं वाटर लॉगिंग के कारण इस बार, और जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोग परेशान रहे हैं। तो वो समस्या थी, उससे समाधान नहीं हो पाया। उल्टा बदहाली लोगों को और कर दिया। जितने लोग आज देखिए कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो सारी योजनाएं फेल हो गई। देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स है, झूठ का प्रोपेगेंडा, उस प्रोपेगेंडा से जनता उसका विक्टिम बन रही है और इस देश की डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है, क्योंकि इस देश की डेमोक्रेसी बड़ी सेक्रीफाइस के बाद मिले हैं और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। और मुझे लगता है कि हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो इसलिए पहुँचे क्योंकि हमारे देश का हमारा संविधान हमें वो अधिकार दिया, हमें वो जगह दी, तो हम इस मुकाम तक पहुँच पाए। आज उस संविधान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। उन सभी महापुरुषों का जिन्होंने इस देश को दिशा दी, रास्ता दिखाया, उसको कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन सभी लेगेसी को और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडा को हम लोगों को, विपक्ष को मिलकर के काउंटर करना चाहिए। जिस तरह से चुनाव में, आज चुनाव पैरेलल नहीं है। आज जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी, उनके पास सारे संसाधन, चुनाव इतना महंगा कर दिया, सारे पैसे, सारा तंत्र। दूसरी तरफ विपक्ष लड़ रहा है तो इक्वल फुटेज पे नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसको लेकर के लोगों के बीच में जा कर के, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में, इस जनतंत्र में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है या जिसके हाथ में चाबी है वो है जनता। तो उसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए ताकि चुनाव फेयर हो। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि विपक्ष को ख़त्म कर दो। हर आवाज़ जो उनके विरोध में उठता है वो उनका दुश्मन है और वो चाहते हैं कि वो कोई विरोध में आवाज़ उठे ही नहीं। तो वक्त आ गया है कि हम विपक्ष इसको लेकर के जनता के बीच में जाए और एक बड़ा मुद्दा बने और जनता इसके साथ खड़े हो जाए। तीसरा मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है, आज आप देखिए कि चाहे आप दक्षिण जाइए, चाहे पश्चिम जाइए, पूरब जाइए या उत्तर जाइए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपोजिशंस की पार्टियां हैं सबको तोड़ने की, कमज़ोर करने की और ख़त्म करने की साजिश कर रही है। मुझे लगता है कि सभी अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल लोगों के लिए एक नया दिशा देने वाला होगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो जिनके पास गवर्नेंस की पावर है उनके पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे पॉलिसी हो या कोई काम, उसमें अंतिम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सोच करके सरकार फैसला ले, ताकि अंतिम आदमी तक जिसको सरकार की ज़रूरत है वहाँ तक चीज़ें पहुँच पाएँ और फिर देश का अंतिम आदमी मजबूत हो जाएगा, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा।